नमस्कार, सिटी सेंटर शो में आपका स्वागत है। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज। शो की शुरुआत कर रहे हैं सलमान खान फायरिंग मामले से। सलमान खान के घर पर फायरिंग करने के लिए जिन दो आरोपियों ने बंदूक दी थी उन्हें अदालत में पेश किया गया, जहां 30 अप्रैल तक के लिए उन्हें पुलिस रिमांड में भेजा गया है। इधर पुलिस ने कोर्ट में दावा किया है कि इनके जरिए वारदात के मास्टरमाइंड तक पहुंचने में मदद मिलेगी। सुनील सिंह की मुंबई से ये रिपोर्ट देखिए। सोनू कुमार बिश्नोई और अनुज थापन, ये वो दो शख्स हैं जिन्हें मुंबई क्राइम ब्रांच पंजाब से गिरफ्तार कर मुंबई ले आई है। आरोप है कि दोनों ने 15 मार्च को पनवेल में आकर दोनों शूटरों को पिस्तौल और कारतूस दिए थे। दोनों का शूटरों से फोन पर संपर्क करने का रिकॉर्ड है। इनके जरिए वारदात के मास्टरमाइंड तक पहुंचने में मदद मिलेगी। पुलिस के मुताबिक दोनों आरोपी लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े हैं और अनुज थापन पर जबरन वसूली और हत्या की कोशिश के 3 मामले भी दर्ज हैं। हालांकि बचाव पक्ष के वकील का दावा है कि पुलिस जिस फोन का जिक्र कर रही है उसके सिम कार्ड दोनों के नाम का नहीं है और दोनों ने कोई पिस्तौल नहीं दी है। पुलिस सिर्फ इन्हें फ्रेम कर रही है। मैंने अपने क्लाइंट से इंस्ट्रक्शन लिया, उन्होंने क्लियर बोला, ना हमने बंदूक लिया, ना बंदूक प्रोवाइड किया है, ना हमको किसी ने इंस्ट्रक्शन दिया था। हमारे ऊपर कोई केस भी नहीं है। ये पुलिस अपना स्टोरी रख रही है। बचाव पक्ष भले इनकार करे, लेकिन पुलिस ने रिमांड कॉपी में दावा किया है कि दोनों ही आरोपियों ने अपराध में शामिल होने की बात कबूल की है। इसलिए पुलिस को शक है कि वारदात की साजिश पंजाब में ही रची गई होगी। पुलिस ये भी पता लगाने में जुटी है कि आरोपियों के निशाने पर अभिनेता सलमान खान के अलावा कोई और भी था या नहीं। मुंबई पुलिस की माने तो इस वारदात की साजिश की कड़ियां लगभग जुड़ चुकी हैं। अब उनका पूरा जोर अनमोल बिश्नोई और लॉरेंस बिश्नोई को गिरफ्तार करने पर है। इसीलिए एक तरफ विदेश में छिपे बैठे अनमोल बिश्नोई के खिलाफ LOC जारी कर दिया गया है, तो दूसरी तरफ जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई को गिरफ्तार करने के लिए प्रोडक्शन वारंट निकालने की कोशिश जारी है। मुंबई से कैमरामैन संदेश बैकर के साथ सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए। और आज दिल्ली के MCD सदन में खूब हंगामा हुआ। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने नारेबाजी की, जिसकी वजह से बैठक शुरू होने से पहले ही सदन को स्थगित करना पड़ा। ये दिल्ली के बीजेपी के पार्षद हैं। डेस्क पर चढ़े हुए मेयर की कुर्सी का घेराव करते हुए। दिल्ली में मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव टलने के बाद बुलाई गई इस बैठक में इतना हंगामा हुआ कि बैठक रद्द करनी पड़ी। चंडीगढ़ के मेयर चुनाव थे। दिल्ली की मेयर शैली ओब्रॉय ने सदन स्थगित करने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और LG और बीजेपी पर जानबूझकर चुनाव ना कराने का आरोप लगाया। भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से आज के होने वाले चुनाव में रोड़ा अटकाया। पहले म्युनिसिपल सेक्रेटरी के थ्रू, अधिकारियों के थ्रू जो फाइल है स्ट्रेट अवे LG साहब के पास पहुंच जाती है। इलेक्टेड गवर्नमेंट और UD मंत्री जी के पास इस फाइल को नहीं भेजा गया। अब जब चुनाव का दिन है, उससे एक दिन पहले शाम को LG साहब का कहना है कि आज के चुनाव को पोस्टपोन कर दिया जाता है क्योंकि मुख्यमंत्री जी से ओपिनियन नहीं लिया गया। क्या अब आप लोग कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे? बिल्कुल जाहिर सी बात है, हम लीगल ओपिनियन लेंगे, हम ऑफिसर से चर्चा करेंगे, सेक्रेटरी से चर्चा करेंगे, कोई ना कोई सोल्यूशन हम इसका जरूर निकालेंगे और जरूरत पड़ेगी तो हम अपने जुडिशरी सिस्टम का भी दरवाजा जरूर खटखटाएंगे। बीजेपी का कहना है कि आम आदमी पार्टी को कोर्ट जाने पर पहले की तरह फटकार ही मिलेगी। हम तो चाहते हैं कि वो कोर्ट जाए, क्योंकि उनको कोर्ट में फटकार खाने की आदत है। आज से 2 दिन पहले भी माननीय हाई कोर्ट उनको फटकार दी। CM साहब भी कोर्ट में गए और कोर्ट की वजह से ही जेल में गए। और ये जब कोर्ट में जाएंगे तो उनको दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा जब कोर्ट से इनको फटकार पड़ेगी कि आपने 31 मार्च से पहले क्लियरेंस क्यों नहीं ली। सदन में अब इस महा हंगामे के बाद सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि क्या दिल्ली की जनता को एक दलित मेयर मिल पाएगा या फिर इस चुनावी गर्मी की वजह से ये नहीं हो पाएगा। दिल्ली से कैमरा पर्सन अरुण नेगी के साथ शुभांक सिंह ठाकुर, NDTV इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ने EVM वीवीपैट को लेकर सारी याचिकाएं खारिज कर दी हैं। हालांकि अदालत ने 2 अहम दिशा निर्देश जारी किए हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने अभी 1-2 घंटे पहले ही मतपेटियों को लूटने का इरादा रखने वालों को ऐसा गहरा झटका दिया है, ऐसा गहरा झटका दिया है कि उनके सारे सपने चूर चूर हो गए हैं। आज उच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है
कि बैलेट पेपर वाला पुराना दौर वापस लौट करके नहीं आएगा। ज्यादा बड़े बिहार के अररिया में भाषण दे रहे प्रधानमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला आते ही विपक्ष को घेरने में देर नहीं की। दूसरे दौर की वोटिंग के बीच सुप्रीम कोर्ट ने वो सारी याचिकाएं खारिज कर दी जिनमें ईवीएम वीवीपैट के 100% मिलान की मांग की गई थी। बैलेट पेपर से चुनाव करने की अर्जी भी खारिज कर दी। न्यायालय ने हमारी मांगे स्वीकार नहीं की हैं, लेकिन चुनाव आयोग को ये जांच करने का निर्देश दिया है कि क्या वीवीपैट पर्चियों पर बैलेट पर बारकोड लगाया जा सकता है ताकि वीवीपैट पर्चियों की गणना मशीन द्वारा यांत्रिक रूप से की जा सके। माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का स्वागत करना चाहूंगा कि उन्होंने बैलेट पेपर पर वापस जाने के रेट्रोग्रेड स्टेप को सख्त मनाही कर दी कि बिल्कुल नहीं जाएंगे। दूसरे, उन्होंने अनावश्यक 100% वीवीपैट स्लिप काउंटिंग करने के लिए भी मनाही कर दी कि इसकी आवश्यकता नहीं है। 2 जजों की पीठ ने सहमति से दिए फैसले में चुनाव आयोग को दिशा निर्देश भी दिए। ईवीएम में सिंबल लोडिंग यूनिट को भी सील कर कंटेनरों में सुरक्षित रखा जाए। इन कंटेनरों को नतीजों के बाद कम से कम 45 दिनों तक ईवीएम के साथ स्टोर रूम में रखा जाए। अगर परिणाम घोषित होने के 7 दिनों के भीतर उम्मीदवार नंबर 2 और 3 लिखित अनुरोध करते हैं तो ईवीएम के निर्माताओं के इंजीनियरों की एक टीम द्वारा जांच की जाएगी। इसका खर्च शिकायतकर्ता उम्मीदवार देगा। ईवीएम से छेड़छाड़ पाए जाने पर यह खर्चा वापस किया जाएगा। अदालत ने चुनाव आयोग से वोटों की पर्चियों की गिनती के लिए इलेक्ट्रॉनिक मशीन और चुनाव चिन्ह के साथ साथ प्रत्येक पार्टी के लिए एक बार कोड के सुझाव की भी जांच करने को कहा है। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं पर ही सवाल उठाते हुए कहा है कि अब ईवीएम विवाद को विराम देना चाहिए। हालांकि कांग्रेस ने कहा कि वो चुनाव में भरोसा जगाने के लिए वीवीपैट के ज्यादा इस्तेमाल को लेकर राजनीतिक मुहिम जारी रखेगी। फिलहाल 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए ईवीएम का ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट ने बंद कर दिया है, लेकिन ईवीएम को लेकर ये लड़ाई अभी पूरी तरह थमी नहीं है। अब इंतजार ईवीएम वीवीपैट को लेकर लड़ाई के अगले दौर का रहेगा। नई दिल्ली से नीता शर्मा और कमलकांत के साथ आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया। और अब आइए दूसरे दौर के चुनाव की बात करते हैं। इस बार दूसरे दौर के चुनाव में भी महिला मतदाताओं ने खूब जोश दिखाया। अपने कामकाज से वक्त निकालकर वोट डालने के लिए पहुंचे और देश के प्रति एक बड़ा दायित्व पूरा किया। मौका भी है, दस्तूर भी है। कायदे कानूनों की इस तरह की अनदेखी को नजरअंदाज किया जा सकता है। नोएडा के पास दनकौर में त्योहार जैसा माहौल नजर आया। शादी का सीजन है, फसल कटाई का मौसम है, लेकिन समय निकालकर वोट डालने के लिए पहुंचे लोग। जैसे सड़क वगैरह टूटी वगैरह होती हैं और लाइट वगैरह अच्छी आनी चाहिए। बेरोजगार है जिनके लिए, उनके रोजगार होना चाहिए। यानी दनकौर में मुद्दा गांव के विकास का है, लेकिन मथुरा में मतदान के मुद्दे और भी थे। राशन न नौकरी न कुछ, आदमियों को धंधे न पानी, पढ़िए लोग आए, आदमी धंधे पानी भी नहीं है। धंधे पानी कहाँ आदमियों को डोलना है। सीट कोई भी हो, महिला मतदाता बड़ी संख्या में नजर आई, जो लोकतंत्र की बड़ी खूबियों में से एक है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। वो ढोलक बजाते आए जैसे परिवार का कोई समारोह हो। बूढ़े, महिलाएं, बच्चे, सब के सब वोट दिया, शान से स्याही वाली उंगली दिखाते हुए लौटे। एक साथ तस्वीर भी ली, तस्वीर में बच्चे भी। ये जोधपुर का एक परिवार है, 5 पीढ़ियों के 70 सदस्यों वाला परिवार। भारतीय लोकतंत्र का खूबसूरत चेहरा। ये खूबसूरती पूरे देश में अलग अलग ढंग से दिखती है। डूंगरपुर के इन लोगों ने मतदान केंद्र तक पहुंचने के लिए नाव का सहारा लिया। लाइफ जैकेट पहने ये नदी पार की। घूंघट काढ़े औरतों को भी मालूम है वोट की अहमियत। ये भी है लोकतंत्र की ताकत। रेगिस्तान राजस्थान से लेकर पूर्वोत्तर के पहाड़ों तक ये ताकत और सुंदरता दिखती है।
दूरदराज हरे भरे त्रिपुरा में भी नाव में बैठकर नदी पार करके लोग अपने अधिकार का इस्तेमाल करने पहुंचे। ये असली भारत है, गांव देहातों तक फैला हुआ, बहुत सारे समुदायों में दिखता हुआ, बोलता हुआ। छत्तीसगढ़ की बैगा जनजाति की इन महिलाओं को देखिए, वोट की लाइन में है, पीठ पर बच्चा है, देश का भविष्य। नाम क्या है? हिंदी आती है? देकुअर। क्या नाम है? देकुअर। देकुअर। आपके गांव में सारी सुविधाएं हैं? देखिए, इनकी मुस्कुराहट बता रही है कि इनको सुविधाओं के बारे में पता ही नहीं है कि गांव में सुविधाएं क्या होनी चाहिए। लेकिन आप तस्वीरें देखिए, इनको हिंदी नहीं आती। बैगा जनजाति के साथ एक समस्या ये भी है कि बहुत सारे लोगों को हिंदी नहीं आती। लेकिन खास ये तस्वीरें देखिए कि किस तरह से यहाँ पर मतदान के लिए लोगों का उत्साह, प्यार और अपनी जिम्मेदारी, सारी चीजें नजर आ रही हैं। अम्मा, आपको हिंदी आती है? क्या क्या समस्या है आपके गाँव में? पानी के, बिजली के, सोड़ देते तार आबे नहीं करे, लाइट रोज हमार डहर। कितनी बाली की समस्या है? आपके क्या है? आप सड़क नहीं है, गाड़ी मोटर जाए के बहुत दूर ले पैदल आयल पर थे, गाड़ी नहीं चले। अस्पताल है? नहीं है दादा, अस्पताल भी नहीं है। स्कूल? हवाई स्कूल। स्कूल है, कौन सी कक्षा तक है? 8वीं तक है। एक तरफ चुनाव है तो दूसरी तरफ जीवन साथी का चुनाव, दोनों साथ साथ चल रहे हैं। कहीं चुनाव के बाद ही शादी का ख्याल और कहीं शादी के फौरन बाद चुनाव। और इनको देखिए, वर्धा के वोटर हैं ये। इनका प्रिय लंगूर है जिसे कुत्ते ने काट लिया है, तो उसका इलाज कराकर उसे साथ लेकर वोट डालने पहुंचे हैं। 3 महीने से वो बच्चा था, इतना बुरा नहीं उसको, तो वो कुत्ते ने पकड़ा था उसको, 3 टाके पड़ गई थी उसके यहाँ। तो मैं वहाँ जब से पाल रहा उसको, वो किसी को छोड़ता ही नहीं, किसी के पास जाता ही नहीं, मेरे पास ही रहता। वो घर में दूध लेके जाऊंगा मेरे साथ में ही रहता, और कहीं भी जाऊंगा तो मेरे साथ ही रहता। तो ये भारतीय लोकतंत्र है। पोपले मुंह वालों से लेकर दूध मुँहे बच्चे तक इस समारोह में हिस्सा लेते हैं। कुछ भागीदार हैं तो कुछ दर्शक। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और दिल्ली एनसीआर में अचानक बदला मौसम, दिखाएंगे पूरी खबर और तस्वीरें एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए सिटी सेंटर शो। और अब आइए मुंबई की जहरीली हवा को लेकर बात करते हैं, जिस पर एक अहम अध्ययन हुआ है और इससे ये साफ हुआ है कि मुंबई की हवा सबसे ज्यादा खराब हुई है वाहनों की वजह से। देखिए मुंबई से ये रिपोर्ट। गाड़ियों से निकलने वाला धुआं मुंबई की हवा को जहरीला बनाने का सबसे बड़ा दोषी है। अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका अर्बन क्लाइमेट में प्रकाशित नई स्टडी ने ये साफ किया है कि गाड़ियों से 19.6%, सड़क से उड़ती धूल से 19.4%, कारखानों से 18%, सॉलिड वेस्ट जलाने से 13.8% और निर्माण कार्यों से 6.3% हवा प्रदूषित हो रही है। साथ ही मुंबई की झुग्गी बस्तियां 5.2% हवा प्रदूषित कर रही हैं। पहली बार इस स्टडी ने 100 इमिशंस के जो हॉट स्पॉट्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया है, और उसमें से जो 10 टॉप मोस्ट स्पॉट्स हैं वो हैं ट्रॉम्बे, जहां पर कि कंप्लीटली कोल बेस्ड पावर प्लांट है जो पॉइंट सोर्स है। उसके बाद में आता है आरएल केलकल मार्ग, शिवाजी नगर, आरसी मार्ग, वॉर्ली, गुड़गांव, बोरीवली, देन चेंबूर एंड बांद्रा ईस्ट। ये टॉप मोस्ट 10 है। इसके अंदर जो समझने वाली बात है वो ये है कि PM 2.5 का करीब मोर देन 50% ऑफ द ट्रांसपोर्ट इमिशन जो है वो हाई कमर्शियल व्हीकल, लो कमर्शियल व्हीकल एंड डीजल बसेस से आता है। तो ये चीजें जो सबसे ज्यादा सुपर इमिटर्स कहलाती हैं। वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट के क्लीन एयर एक्शन विभाग के प्रोग्राम डायरेक्टर श्री कुमार के कहते हैं कि मुंबई की सार्वजनिक परिवहन प्रणाली सबसे अच्छी मानी जाती थी, लेकिन बीते कुछ समय में हालात बदले हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा है मुंबई में, लेकिन ये इन द लास्ट फ्यू इयर्स में लोगों का टेकिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज रिड्यूसिंग, बोथ बसेस एंड ऑल्सो ट्रेन्स। सो ये नहीं होना चाहिए। और एक है, हर दिन अराउंड 7-8 लाख व्हीकल्स जो मुंबई
मुंबई के अंदर आ रहा है, ये भी रीजनल से दूर से भी आ रहा है, उनका रजिस्ट्रेशन कहीं और है और उनका डिटेल्स कुछ अलग हो सकता है। देयर रजिस्ट्रेशन डिटेल्स हमें ज़्यादा पता नहीं है, उनका कौन सा फ्यूल है, कौन सा मेंटेनेंस कैसा चल रहा है, वो सब पता नहीं। तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि पूरा ये रीजन है, ये मुंबई सिटी अलोन नहीं है, पूरा रीजन में क्या चल रहा है और पूरा एंट्री एग्जिट का सबका डिटेल्स हमें पता होना चाहिए। मुंबई में रजिस्टर्ड वाहनों की कुल संख्या साल 2000 में 10 लाख से बढ़कर मार्च 2020 में करीब 40 लाख हो गई। महाराष्ट्र में वाहनों की कुल संख्या का 10.3% अकेले मुंबई शहर में है। मुंबई के कुल वाहनों में से 35% 15 साल से ज्यादा पुरानी श्रेणी के हैं और ये वाहन कुल PM10 उत्सर्जन का 49% उत्सर्जित करते पाए गए हैं और इसीलिए उन्हें महा उत्सर्जक माना जाता है। वाहनों की बढ़ती संख्या की वजह से मुंबई और भारत के दूसरे मेट्रो शहरों में वायु प्रदूषण का सबसे अधिक खतरा है। प्रदूषण में 2 पहिया वाहनों का हिस्सा सबसे ज्यादा 54% और कारों का 34% है। स्वच्छ ईंधन का उपयोग अब भी सीमित है और ज्यादातर वाहन पेट्रोल डीजल पर ही निर्भर हैं। हालांकि 2019 और 20 के बीच मुंबई में CNG वाहनों में 9% की बढ़ोतरी हुई है। विशेषज्ञ बताते हैं कि PM10 के कण इतने छोटे होते हैं, इतने महीन होते हैं कि ये प्रभावी रूप से गैस की तरह काम करते हैं और जब आप सांस लेते हैं तो आपके फेफड़ों की गहराई तक ये जाते हैं, जिससे खांसी, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, दिल का दौरा पड़ना, हाई ब्लड प्रेशर जैसे कई स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें आती हैं। और मुंबई शहर में भी हमने ऐसे मरीजों की संख्या बढ़ती देखी थी जब प्रदूषण ने जोर पकड़ा था। ऐसे में इस अध्ययन ने सिटी प्लानिंग में जल्द सुधार की ओर संकेत किया है। मुंबई से कैमरामैन संजय मंडल के साथ पूजा भारद्वाज, NDTV इंडिया। और दिल्ली NCR में शुक्रवार शाम अचानक मौसम बदल गया। आंधी के बाद बारिश से लोगों को दिन भर की तपश से राहत मिली। शुक्रवार को दिन का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार रहा, वहीं न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री कम 21.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सिटी सेंटर शो में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए बने रहें NDTV इंडिया के साथ। नमस्कार।